नमस्कार साथियों, मैं कल्पना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी स्टडी में। अभी अभी मैं बाहर का मौसम देख कर के आई और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि खैर सर्दियाँ आ गई हैं। और सच में मतलब आज अच्छा लगा जब मैंने फॉग देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि मुझे फॉग बहुत ही पसंद है। लेकिन वो सिर्फ फॉग होना चाहिए, कैसा वाला जो सर्दियों में होता है, कोहरा जिसे हम बोलते हैं, वो प्रदूषण ना हो तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी जितना ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, उतना प्रयास तो हम सभी को करना ही चाहिए। फिर वो चाहे जल को बचाने के संदर्भ में हो, या फिर हम वायु प्रदूषण को कम करने के संदर्भ में कुछ करें, या एक पेड़ ही लगाएं और उसको बड़ा होने तक उसकी सेवा करें। तो इतना ऐसा कुछ प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं। मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, और मैं तो अपने प्रयास करती ही रहती हूँ। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश के दूसरे राजा या दूसरे सुल्तान के बारे में, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को परेशान कर लेती हूँ, लेकिन वो तो सब चलता रहता है। आप लोगों को अपना काम करना है। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको शेयर करना है। पढ़ते हैं आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये वही पर्सन है जिनसे रिलेटेड है रानी पद्मावती की कहानी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 20 वर्ष का इसका शासनकाल था। और अगर हम वास्तविक नाम की बात करें, जो मूल नाम था वो था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प इनका वास्तविक नाम था। और साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। अफगानिस्तान का क्षेत्र अगर हम उठाएं तो वहां से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। राज्याभिषेक इन्होंने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को हुआ था। और कह सकते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद, जलालुद्दीन की जब हत्या की थी उसके तुरंत बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया था और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। सूबेदार ये कहाँ का था? तो जब इसने हत्या की थी तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। शासक बनने के लिए इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि किस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना हुई जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसके बाद उसके लालची भतीजे ने, जो कि सत्ता का भूखा था, उसने अपने चाचा की हत्या करके, अपने चाचा की कह सकते हैं या ससुर की कह सकते हैं, उनकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना चाहा, और ऐसा उसने कर भी दिया। अलाउद्दीन ने सिंहासन पर बैठने के बाद अरकली खां व इब्राहिम खां, जलालुद्दीन का जो पुत्र था, उनकी भी हत्या कर दी, इनको भी मार दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये लगता था कि अगर मैं सुल्तान बन गया हूँ तो ये आगे चलकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी के दोनों जो पुत्र थे, अरकली खां और इब्राहिम खां, इनकी भी हत्या कर दी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो पहले ही हमने इसके व्यक्तित्व को देखा कि इसके अंदर हर चीज को लेकर के एक चाह थी कि धन लूटता था, कि कहीं भी जाकर के तो उस लूट की भी अति कर देता था। सत्ता की भूख थी, उसके लिए भी इसने अति कर दी और इसने अपने चाचा की हत्या कर दी और उनके पुत्रों को भी मार डाला। अब हम देखेंगे कि ये विजय के भी प्रति इतनी अति कर देगा कि कोई भी क्षेत्र, जो भी इसे आसपास के क्षेत्र नजर आएंगे, ये उन्हें विजित करेगा और स्वयं को ये भारत का सिकंदर कहता था कि मैं वो सिकंदर हूँ जो पहले भारत में आया था और उसने विजय करना प्रारंभ की थी, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। तो मैं वो सिकंदर हूँ, खुद को ये भारत का सिकंदर कहता था। और इसके साथ साथ में ये पूरे विश्व को जीतना भी चाहता था, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। इसकी जो चाहत थी वो विश्व विजेता बनने की थी। पर कहीं ना कहीं होता है ना कि किसी ना किसी पर कोई ना कोई तो भारी पड़ ही जाता है। इसके साथ भी वही हुआ कि यदि कोई नहीं मार सका तो बीमारी तुम्हें ले डूबेगी। तो आगे चल कर के इनकी बीमारी इन्हें ले डूबेगी। उपाधि की अगर हम बात करें तो सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, क्योंकि ये स्वयं को सिकंदर, भारत का दूसरा सिकंदर मानता था। ये अपने आप को मानता था भारत का सिकंदर मैं हूँ।
इसने अपनी ये उपाधि सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की ये जो उपाधि थी अपने सिक्कों पर भी इसका अंकन कराया था। भाई एक तरफ इनका लिखा रहता था कि सिकंदर सानी के ये सिक्के हैं। अलाउद्दीन खिलजी पैगंबर की तरह एक अलग धर्म चलाना चाहता था। ये विचार उसने अपने मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया कि ये चाहता था कि जिस प्रकार से पैगंबर एक अलग धर्म लेकर के आए, तो इसके दिमाग में भी ऐसा एक विचार था कि मैं भी एक अलग धर्म चलाऊंगा, एक अलग धर्म चलाऊंगा, लोग उसे फॉलो करेंगे और फिर मेरा नाम होगा और मैं क्या बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके मित्र ने इसे सलाह दी। इसका जो मित्र था वो कोतवाल था जिनका नाम था अलाउल मुल्क। इन्होंने इसे सलाह दी कि शायद ये तुम्हारा जो विचार है ये फ्लॉप हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, खाली में अपना समय बर्बाद ना करो, टाइम वेस्ट ना करो और आगे विस्तार अपनी नीतियों को देखो। ये जो विचार है ये अच्छा नहीं है। तो इसको भी शायद लगा कि शायद मेरा फ्रेंड जो है या मेरा मित्र बहुत सही बात कह रहा है, तो इसने अपने मित्र के कहने पर अपना ये विचार त्याग दिया। सही किया, वरना शायद उसी समय इनका कह सकते हैं कि पतन प्रारंभ हो जाता। अलाउद्दीन स्वयं को खलीफा का दायां हाथ यासिर उल खिलाफत या खलीफा का सहायक मानता था। मतलब स्वयं को कहता था कि मैं खलीफा का दायां हाथ हूँ। यासिर उल खिलाफत इस शब्द को बोला गया है, तो मैं ही स्वयं खलीफा का दायां हाथ हूँ, मैं जो भी करूँगा सही करूँगा। इसने अपने पद के लिए खलीफा से कोई भी अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया था। मतलब कहने का ये है कि इसने अपने पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमति पत्र नहीं लिया था। तो इस बिना किसी अनुमति के, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जो खलीफा होते थे उनकी अनुमति से सुल्तान बना जाता था। ऐसा कुछ एक टर्म निकला था, एक नई पद्धति शुरू हुई थी कि जो भी सुल्तान बनता था वो पहले अनुमति लेता था खलीफा से, उसके बाद वो सुल्तान बनता था, उसे एक पत्र दिया जाता था। लेकिन इसने कोई भी अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये तो स्वयं को खलीफा का दायां हाथ मानता था। इसने कहा ठीक है, क्या जरूरी है अनुमति पत्र लेना, मैंने कह दिया मैं सुल्तान हूँ तो मतलब हूँ। 90 वर्षों के तुर्की शासन ने क्या हुआ कि 90 वर्षों का जो हमने तुर्की शासन देखा उसमें भारत पर कोई खास असर नहीं डाला था। अभी तक जितना भी हम शासन देखते आ रहे थे, गुलाम वंश से लेकर के अभी तक खिलजी वंश तक, जो जलालुद्दीन खिलजी तक, ऐसा कोई भी भारत पर खासा असर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद भारत में एक उथल पुथल का माहौल बना रहा, क्योंकि इसने विद्रोहों को शांत किया, इसने कई सारे आक्रमण किए, जगह जगह पर लूटपाट मचाई। तो कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर कोई गया ही नहीं था, ये वहां तक भी पहुंच गया। आसपास के राजा विद्रोह करते रहते थे, तो उसने इसका फायदा उसने उठाया। 1299 में अलाउद्दीन ने शाही सेना को भेजकर गुजरात पर आक्रमण का आदेश दे दिया कि अब गुजरात पर आक्रमण कर दो, गुजरात में बहुत सारा धन दिखाई दे रहा है, तो मतलब मेरी चाहत की है कि यहाँ का धन अब मेरे शासन में होना चाहिए। तो 1299 की ये घटना थी कि जब गुजरात पर आक्रमण का आदेश इसके द्वारा दिया गया था राजा बनने के बाद। जफर खां की अगर हम बात करें तो ये अलाउद्दीन का सेनापति था। अब इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ, यहाँ तात्पर्य है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब जफर खां सेनापति था, तो उस समय जब आक्रमण हुआ मंगोलों का, तो मंगोलों की जो सेना थी वो भारत की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। और ये जो जफर खां था ये भी बहुत ही बहादुरी से उनका सामना कर रहा था कि मतलब आप अतिशयोक्ति में उस समय जो इतिहासकार जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जफर खां एक एक के सर काट कर गिराता चला जा रहा था, ऐसे वो आगे बढ़ रहा था और मंगोलों की सेना भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर परिस्थिति क्या हुई कि जफर खां की मृत्यु हो गई साहस पूर्वक लड़ते हुए, वो शहीद हो गया वहीं पर। तो उसके बाद मंगोलों की सेना ने एक ट्रिब्यूट दिया कि उनको एक कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद मंगोलों की सेना वहां से उसी रात को वापस लौट गई। तो उसकी मतलब उसने मंगोलों की सेना को ये लगा कि एक ऐसा व्यक्ति, बहादुर एक व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है, तो शायद अब हमें वापस चला जाना चाहिए। उसको हमने मार भी दिया। तो उस समय पर मंगोलों की सेना इसकी हत्या करने के बाद पीछे हट गई थी और ये मंगोल आक्रमण के विरुद्ध में ही लड़ते हुए शहीद हो गया था या उनके द्वारा मारा गया था।
आगे एक इसके और ही बहुत ही चहीते व्यक्ति की बात करें तो आता है नाम मलिक काफूर का। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा और जिन्होंने मूवी देखी होगी उन्होंने इसके बारे में देखा भी होगा। तो मलिक काफूर की यदि हम बात करें तो इसका दूसरा नाम था ताज उल दीन इज़्ज़ अल द्वा। ये दूसरी भाषा के शब्द हैं पर नाम ठीक है इसका है। इसे 1000 दिनारी भी बोला जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी बोला जाता था। ये एक गुलाम था और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम नहीं था, ये हिंदू धर्म का व्यक्ति था जिसका धर्म परिवर्तन करा करके इसको मुस्लिम बनाया गया था, इसीलिए उसके बाद इसका नाम मलिक काफूर रखा गया। इसको जब अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया था तो गुजरात आक्रमण के दौरान 1299 ईस्वी में नुसरत खान जो कि सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो इसे गुजरात से लेकर के आया था। तो ये मलिक काफूर के बारे में है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मलिक काफूर जो था वो एक थर्ड जेंडर जो हम जेंडर का व्यक्ति होता है वो था, जिसको कि किन्नर कहा जाता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, पर इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। आगे हम चलेंगे क्योंकि कई सारी मनगढ़ंत कहानियां भी रची गई हैं और उन्हीं एक कहानियों में से रानी पद्मावती की भी कहानी है जिसे आधुनिक इतिहासकार सत्य नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा गढ़ी गई मात्र एक किंवदंत है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक कहानी है। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान कि किस प्रकार से इन्होंने विजय करना प्रारंभ की, क्योंकि मैंने बताया ना इसे जो भी चाहिए था तो मतलब चाहिए था, ऐसी वाली सोच थी। तो सबसे पहले गुजरात विजय की बात आती है। 1299 ईस्वी में आक्रमण का इसने आदेश दिया था, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। पर उस समय राजा कर्ण बघेल का शासन चलता था गुजरात में। ये राजा युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। जब इसे पता चला अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करना चाहता है तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इसने क्या किया, अपनी बेटी को साथ लिया और बेटी को साथ लेकर के ये भाग गया देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की शरण में। देवगिरी पर पहले ही एक बार आक्रमण हो चुका था, परंतु कर्ण बघेल भागकर कहाँ गया, भागकर गया देवगिरी, जहां पर शासन चल रहा था रामचंद्र देव जी का। इसके बाद जब राजा है ही नहीं अपने क्षेत्र में, तो अलाउद्दीन खिलजी को पूरा का पूरा राज्य खाली मिला। उसने अपनी मन मर्जी से भीषण लूटपाट मचाई, जो भी धन मिला, हाथी मिले, घोड़े मिले, सब कुछ इसने लूट लिया। पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो राजा था, राजा कर्ण बघेल, वो तो भाग गए पर अपनी बेटी को भी ले गए, परंतु अपनी पत्नी कमला देवी को यहीं पर छोड़कर चले गए। अब पता नहीं, शायद बीवी से थोड़ा परेशान रहते होंगे, इसलिए बीवी को अपने साथ नहीं ले गए, बीवी को यहीं छोड़ दिया। तो राजा अपनी पत्नी कमला देवी को गुजरात में ही छोड़कर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि कमला देवी को शत्रुओं ने पकड़ लिया, क्योंकि भाई वो लोग तो स्त्रियों को भी अपने साथ ले जाते थे, ये तो चलता ही रहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि कमला देवी के साथ में बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह भी किया था, परंतु इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं है। कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में नहीं भी लिखा है। आगे हम देखते हैं तो सोमनाथ मंदिर यहाँ पर फिर से नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो कहाँ स्थित था, गुजरात में स्थित था। सोमनाथ मंदिर पर एक नहीं दो नहीं कई बार हमले हुए, उसका पुनर्निर्माण कराया गया और फिर कोई शासक आता था, मुस्लिम शासक, और वो आकर के उसको नष्ट कर देता था। पता नहीं सोमनाथ मंदिर से कोई अलग ही खासी दुश्मनी रही होगी कि उसी मंदिर को बार बार नष्ट किया जाता था। अमीर खुसरो ने यहाँ इसके बारे में कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो कहाँ पर थे, बलबन के पुत्र के दरबार में थे। उसके बाद वो बलबन के दरबार में आए और फिर दिल्ली सल्तनत का जब शासन प्रारंभ हुआ तो वो जलालुद्दीन खिलजी के साथ रहे और उनकी मृत्यु के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आ गए। तो एक के बाद एक शासक बदलते थे, परंतु वो अपना चल रहे हैं, कवि है अपना लिख रहे हैं, लोगों के बारे में जो भी है, कुछ भी कहानी है उसको गढ़ रहे हैं। तो अमीर खुसरो ने कहा था कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पवित्र काबा के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। मतलब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पवित्र काबा मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है, उसके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। यहीं से गुलाम जो बंदी बनाए गए थे उन्हीं में से मलिक काफूर भी था, क्योंकि गुजरात में जो लोग थे जिनको बंदी बनाया गया था उन्हीं गुलामों में मलिक काफूर भी था, जिसको आई एम सो सॉरी जिसको ले जाकर के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास में पेश किया गया और उसके बाद वो उसका बहुत ही चहीता व्यक्ति बन गया। आगे हम देखेंगे रणथंभौर विजय के बारे में।
रणथंभौर की अगर हम बात करें तो यहाँ का राजा था हमीर देव। हमीर देव यहाँ का राजा था। 1301 में यहाँ पर घेराव का आदेश दे दिया कि पहले ये लोग क्या करते थे कि किले को घेर लेते थे, चारों तरफ से घेर लिया। अब तुम कितने दिनों तक किले के अंदर छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे ही। तो जो राजा होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाए गए हैं, तो वो भी 6-6 महीने किले के अंदर बंद रहते थे पूरी प्रजा के साथ में, बाहर नहीं निकलते थे। और किले के चारों तरफ इतने कह सकते हैं कि कड़े कुछ ऐसे लगता था कि किले को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता था। तो किले को भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और फिर लास्ट में क्या होता था, या तो जो घेरा डाल करके बैठा हुआ था वो हार जाता था, या फिर राजा ही हार मान जाता था जब उसके पास राशन खत्म हो जाता था। तो रणथंभौर का भी घेराव किया गया और लगभग 1 वर्ष तक घेराबंदी की गई। अब आप देखिए 1 वर्ष बहुत होता है, 1 वर्ष में मतलब 1 वर्ष का पूरा राशन उनके पास है, जितनी प्रजा है वो सब किले के अंदर है। तो 1 वर्ष तक घेराबंदी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने हमीर देव के प्रधानमंत्री के साथ में संधि करके छल पूर्वक इसे हराया। तो छल करना अलाउद्दीन खिलजी का कार्य था और उनकी बातों में आना हमारे यहाँ के राजाओं की फितरत या फिर उनकी प्रवृत्ति, जो कि हमने रानी पद्मावती की जो स्टोरी देखी है पद्मावत मूवी, तो उसमें हमने देखा है कि राजपूतों का एक वचन होता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हैं। और उनकी यही चीज़ इस यहाँ पर उनके ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो पूर्ण मतलब कभी भी छल कर सकता था। और जो हमारे देश के राजा थे वो ऐसा नहीं करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के ने हमीर देव के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद संधि के बाद छल पूर्वक यहाँ पर अपना कार्य कर डाला। ऐसा लिखा है तारीख़ अलाई और हमीर महाकाव्य में कि हमीर देव की हत्या के बाद उनके परिवार के लोगों ने जौहर कर लिया था। जौहर क्या है आप सभी को पता होगा कि एक आग का कुंड जलाया जाता है, उसके बाद कुछ जो पूजा होती है, उसके बाद जितनी भी स्त्रियां होती हैं साम्राज्य की वो सारी की सारी जिंदा उस आग में कूद जाती हैं। आप इसे कह सकते हैं कि आग का कुआं जलाया जाता है। उसके बाद वो स्वयं की आहुति दे देती हैं ताकि वो किसी ऐसे भी पुरुष की स्पर्श में ना आए जो कि पवित्र नहीं है, या किसी अन्य पुरुष का स्पर्श वो पवित्र नहीं मानती थी, इसीलिए वो ऐसा करती थी। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है 1302 और 1303 ईस्वी के मध्य अलाउद्दीन ने 2 अभियान किए। एक तो किया वारंगल में और दूसरा किया चित्तौड़ के विरुद्ध। जो वारंगल है वो तेलंगाना में पड़ता है, तो एक तो अभियान उसके विरुद्ध किया और दूसरा किया चित्तौड़ के विरुद्ध। वारंगल का अभियान इसका असफल रहा, यहाँ पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु चित्तौड़ का जो विजय है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बार चित्तौड़ पर हमला इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था उस समय हमला हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन ने हमला किया चित्तौड़ पर। लगभग 1303 ईस्वी की ये घटना है। यहाँ पर शासन चल रहा था राजा रतन सिंह का। राजा रतन सिंह राजपूत शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और रानी पद्मावती इनकी पत्नी बताई जाती हैं कि इनकी पत्नी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सिंघल देश की राजकुमारी थी। और ये बताया जाता है कि इतनी सुंदर थी कि इनके जैसी सुंदरता वाली स्त्री कोई थी ही नहीं, तो कोई अलग ही सुंदरता थी। और इनकी ये जो कहानी है जो बताई जाती है ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। उनकी पुस्तक का नाम है पद्मावत। उसमें उन्होंने ये कहानी लिखी है जो कि इन्होंने लिखी है 1540 के आसपास। 1540 में ये पुस्तक लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत। और उसमें राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही सुंदर थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि बताया है कि वो इतनी सुंदर थी कि उनका गला एकदम कांच जैसा था कि जब वो पानी भी पीती थी तो गले से उतरते हुए दिखाई देता था। पता नहीं कौन सी सुंदरता थी भाई, मैंने तो ऐसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। खैर, आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को गलत मानते हैं, जो कि मुझे भी लगता है कि इतनी सुंदरता मतलब किस प्रकार की सुंदरता थी कि समझ ही नहीं आता है। अलाउद्दीन ने 5 माह तक इनके चित्तौड़ दुर्ग का जो भी इनका किला बना हुआ था उसका घेराव किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद युद्ध होना ही संभव था।
खुसरो ने कहा है कि सुल्तान ने 3000 मुकद्दमों के वध का आदेश दे दिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजपूतों को मारा गया था। लगभग 30,000 राजपूतों का वध किया गया था। परंतु ये जो खुसरो हैं ये सुल्तान के ही पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि ये सुल्तान के दरबार में रहते थे। अब सुल्तान के पक्ष में नहीं लिखोगे तो दरबार से निकाल दिए जाओगे। तो ये सुल्तान के दरबार में रहते थे, तो सुल्तान की वाहवाही में इन्होंने सिर्फ 3000 लोग बताए, परंतु वो 3000 नहीं 30,000 लोग थे। चित्तौड़ विजय के बाद में खिजराबाद इसको बना दिया गया। जो जगह थी चित्तौड़ को जब विजित कर लिया गया उसके बाद इसको खिजराबाद बना दिया गया, और सुल्तान के पुत्र खिज्र खां के नाम पर ही इसका नाम खिजराबाद रखा गया, चित्तौड़ का नाम। और रानी पद्मावती का आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, तो जब राजा रतन सिंह युद्ध में हार गए थे उसके बाद रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया, सारी सुंदरता आग में जल के राख हो गई। आगे हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन ने सीवान और जालौर पर भी विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने मालवा, उज्जैन, धार और चंदेरी पर भी विजय प्राप्त की थी। ये सभी मध्य भारत के क्षेत्र थे जिन पर अलाउद्दीन ने धीरे धीरे करके विजय प्राप्त करना प्रारंभ किया था। 1306 से लेकर के 7 ईस्वी में रायकरण और रामचंद्र देव के विरुद्ध अभियान किया गया। अब इनके विरुद्ध अभियान क्यों किया गया, क्योंकि जब पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो ये संधि के साथ इन्हें छोड़ा था कि तुम्हारे क्षेत्र की जो लगान है वो तुम मुझे दोगे, जो भी आय हो रही है उसका कर तुम्हें मुझे देना होगा। सॉरी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 वर्षों तक कोई भी कर नहीं दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने मलिक काफूर को भेजा इनको लाने के लिए, और वो इनको बंदी बनाकर लेकर आया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि कोई बुरा व्यवहार नहीं किया इनके साथ, बहुत अच्छा व्यवहार किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, उसके साथ साथ में 1 लाख सोने का टंका दिया और नवसारी जिला भी दे दिया कि भाई नवसारी जिला तुम्हारा है, वहां तुम काम करो जा करके। तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो इतना निर्दयी दिखाया गया, जिसने 30,000 राजपूतों को मार दिया, वो इस पर क्यों खुश हुआ? इस क्या कारण रहा कि इनको नवसारी का जिला दे दिया? इन्होंने तो 3 वर्षों तक कर भी नहीं दिया था, उसके बाद भी कोई ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया। आगे हमें देखने को मिलता है कि 1308 से 11 के मध्य में मलिक काफूर ने काकतीय, होयसल और पांड्यों के दक्षिण भारतीय राज्यों के विरुद्ध अभियान चलाए। यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, पता नहीं मिट गया है। तो मलिक काफूर ने काकतीय, होयसल और पांड्यों के दक्षिण भारतीय राज्यों के विरुद्ध भी अभियान चलाए। इसके साथ साथ में हम देखते हैं होयसल की विजय के बारे में। तो यहाँ पर शासक था वीर बल्लाल तृतीय। जब मैंने होयसल वंश के बारे में पढ़ाया था वहाँ मैंने वीर बल्लाल तृतीय के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अभियान छेड़ा था मलिक काफूर ने, और यहाँ की राजधानी थी द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम यहाँ की राजधानी थी। यहाँ भी इन लोगों ने काफ़ी लूटपाट करी। इसके बाद बताया जाता है कि रामेश्वरम में मलिक काफूर ने मंदिर को नष्ट करके वहाँ अलाउद्दीन के नाम की मस्जिद बनवाई। मलिक काफूर एकदम चमचा टाइप का इनका व्यक्ति था, इतना ज़्यादा राजा का फैन था कि राजा के लिए कुछ भी कर सकता था, ऐसा ये व्यक्ति दिखाया गया है। तो मलिक काफूर ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के नाम की मस्जिद बनवाई थी। दक्षिण भारत से मलिक कह सकते हैं, मलिक ने 312 हाथी, 20,000 घोड़े और 2,750 पाउंड सोना और आभूषणों से भरे बक्से लूटे थे। इतना सब कुछ इसने दक्षिण भारत से लूटा था, और उसके बाद ये जाकर के दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के लिए पेश किया कि मैं आपके लिए इतनी सारी दौलत लेकर के आया हूँ। मलिक काफूर ने चिदम्बरम के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। तो दक्षिण भारत में भी इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई। उसके बाद हमें पता चलता है कि पांड्य के मालाबार के साथ, तो वीर पांड्य यहाँ पर शासक था और सुंदर पांड्य शासक था। ये दोनों यहाँ पर शासन कर रहे थे, परंतु सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर के साथ में संधि कर ली और इसी ने रामेश्वरम पर मिलकर के हमला कराया, और जहाँ पर इतनी बुरी तरीके से उन्होंने लूटा, मंदिर को नष्ट किया, मस्जिद बनवाई, और ये सब इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये इसके साथ मिल गया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1306 ईस्वी में मंगोल आक्रमण। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए क्योंकि मंगोल आक्रमण भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था।
तो गुजरात विजय के समय मंगोल शासक चागत्या का हमला हुआ था। ये नाम है चागत्या इनका, मंगोल शासक का। तो इन्होंने हमला किया। इन्होंने सोचा कि राजा तो और अभियानों में बिजी है, तो थोड़ा मौका देख करके हम भी अपना कार्य करें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस कार्य में असफल हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को हराना इतना आसान नहीं था। उसने सेना का सही ढंग से नेतृत्व किया और सेना का सही ढंग से प्रयोग किया। कहते हैं 2 बार मंगोलों ने आक्रमण किया, परंतु दोनों ही बार मंगोल सेना असफल हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन हमेशा सतर्क रहता था। वो अपने क्षेत्र का रत्ती मात्र भी क्षेत्र गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने कहते हैं इतनी मुश्किल से सारे क्षेत्र जीते थे, तो एक जीत की चाह थी। बर्नी का कहना है कि मारे गए मंगोलों को कम से कम 20,000 घोड़े सुल्तान के हाथों लग गए। जो मंगोल मारे गए मंगोलों के, यहाँ पर के होगा, मारे गए मंगोलों के कम से कम 20,000 घोड़े सुल्तान के हाथों लग गए। कि इतने सारे मंगोलों को, यहाँ पे कह रहा है बर्नी का कहना कि इतने सारे मंगोलों को मार दिया। तो मुझे लगता है ये बर्नी और जितने भी ये अरबी इतिहासकार हैं या तुर्की इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी तरफ के राजाओं की ज़्यादा बड़ाबड़ी लिखी है और भारत के राजाओं को उस लेवल पर दिखाया नहीं है जिस लेवल पर वो थे। जबकि भारत के राजा बहुत ही ताकतवर थे और उन्होंने काफ़ी समय तक बाहरी आक्रमणों को रोके रखा, परंतु कोई वर्णन नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो जो पुस्तकालय थे वो जला दिए ना। तो हमारे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य ही नहीं रह गए जिनके आधार पर हम कह सके। जो सिकंदर की लड़ाई हुई थी, सिकंदर और पोरस की, उसमें भी हो सकता है कि पोरस विजयी हुआ हो, लेकिन हमारे पास साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने उस पर जो लिखा था वो तो है ही नहीं। और जो उनके इतिहासकारों ने लिखा, हमें वो मान करके सब मजबूरी से हमें वो मानना पड़ता है कि सिकंदर विजयी हुआ था, सिकंदर ने दया दृष्टि दिखाई, संधि कर ली। लेकिन ये भी हो सकता है कि सिकंदर डर गया हो, वो डर कर के पीछे हट गया हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम इनके इतिहासकारों की बातों को मानते हैं और उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। हो सकता है कि ये गलत हो, यहाँ पर ये पार्शलिटी भी कर गए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ में जो भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अभी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं रह गई हैं, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।